कि जब हम दिल्ली का क्राइम ग्राफ देखते हैं तो ऐसा लगता है कि दिल्ली अब सुरक्षित नहीं रही। तो क्या आप हमारी ऑडियंस को बता सकते हैं कि पूरी दिल्ली में ऐसा कौन सा क्षेत्र है जहाँ पे सबसे ज्यादा अपराध होते हैं? ये सुनने में सुनने में तो खूब आता है। आपकी 35 इयर्स ऑफ लाइक सर्विस में सबसे ज्यादा आज तक आपने कौन सा ऐसा क्राइम है जो आप रिपोर्ट होता देखा है सबसे ज्यादा? इसको क्राइम तो नहीं कहे, हम ऑफेंस कह सकते हैं। अच्छा, कौन सा? दिल्ली में, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा जो बड़ा हिस्सा है मेरी सर्विस का वो ट्रैफिक पुलिस में रहा है। तिहाड़ जेल का सच क्या है? ऐसा सुनने में आता है और बोला भी जाता है कि तिहाड़ जेल से बड़ी बड़ी गैंग्स अपना साम्राज्य चला। आप एक परिवार से बिलोंग करते हैं, मैं भी एक परिवार से बिलोंग करता हूँ। बिल्कुल। मैं कभी नहीं चाहूंगा कि मेरे परिवार का कोई सदस्य वहाँ जाए। बिल्कुल। आप भी नहीं चाहोगे वहाँ। कोई भी जब केस रजिस्टर होता है तो एक आईओ आता है जो इन सब की इन्वेस्टिगेशन करता है। तो जो जिसके खिलाफ केस है अगर वो किसी वेल सेटल्ड फैमिली से है तो आपको नहीं लगता इन्वेस्टिगेशन में वो ऊपर नीचे कर सकता है? क्योंकि सारी चीज तो सेक्शंस के ऊपर है ना कि कौन सी सेक्शंस में लगाते हैं। नहीं, ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि सीक्वेंस क्या है, अपराध हुआ, उसकी रिपोर्ट हुई, रिपोर्ट की स्टडी होगी। हाँ। उस रिपोर्ट की स्टडी करने के बाद उसमें जो कंटेंट्स आए हैं उससे सेक्शन डिसाइड होते हैं। नमस्कार दोस्तों, तो आज का ये शो काफी पावर पैक्ड होने वाला है क्योंकि आज हमारे साथ जुड़े हैं एक ऐसे प्रभावशाली व्यक्ति जिनका मैं अभी आपको इंट्रोडक्शन दूंगा। पर कभी भी किसी पुलिस वाले का नाम सामने आता है तो उसको हम रेसोनेट करते हैं पावर से। पर क्या आपको पता है हर पुलिस वाले की एक अलग कहानी होती है? किन किन चुनौतियों से ये लड़ते हैं, क्या ग्राउंड क्लैरिटी होती है, क्या इनके पास चैलेंजेस होते हैं, आज इन सब के बारे में जानेंगे हम। तो इसी क्रम में आज हमारे साथ जुड़े हैं दिल्ली पुलिस के असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस डॉक्टर राकेश सत्यार्थी। सर, आपका स्वागत है मेरे पॉडकास्ट में। बहुत बहुत धन्यवाद। तो सर, मेरा पहला क्वेश्चन आपसे ये है कि ये शुरुआत कब हुई आपकी दिल्ली पुलिस में और अब तक का कैसा सफर रहा है? 1990 में एसएससी के माध्यम से ओके दिल्ली पुलिस में एंट्री हुई। ठीक है। और 1990 से 2025 35वां साल चल रहा है। ठीक है। और इन 35 साल में आप जानते हो कि दिल्ली पुलिस में बहुत सारी यूनिट्स है। बिल्कुल। तो बहुत सारा वैरायटी ऑफ टास्क, ये अपने आप में बहुत रोमांचक भी है। अच्छा। और बहुत मज़ेदार भी है। ठीक है। कहीं क्राइम तो कहीं ट्रैफिक, कहीं इंटेलिजेंस तो कहीं डिस्ट्रिक्ट पुलिस, कहीं एंटी करप्शन ब्यूरो, कहीं क्राइम वुमेन सेल। तो मुझे इन सब में कुछ कुछ दिन काम करने का मौका मिला है और इसको मैं अपना सौभाग्य भी समझता हूँ। बिल्कुल। दिल्ली पुलिस में एंट्री की अगर हम वजह की बात भी करें तो ये एक वो विभाग है, वो डिपार्टमेंट है हमारे सिस्टम का कि जहां आपका एक फिजिकल फिटनेस, बिल्कुल, मेंटल फिटनेस, बिल्कुल, डिसिप्लिन और एक यूनिफॉर्म सर्विस है। तो उसका एक प्रभाव जो खासकर जब आप इसमें आते हो उससे पहले जो ख्वाब देखते हो बहुत सारे लोगों के लिए, मैं आज भी कह सकता हूँ करोड़ों लोगों के लिए वो खाकी यूनिफॉर्म पहनना एक ख्वाब होता है। बिल्कुल। तो मुझे वो सौभाग्य मिला है कि मैं पिछले 35 साल से उस यूनिफॉर्म का इस्तेमाल एक बहुत ही लीगल तरीके से कर पा रहा हूँ। मैं व्यवस्था का भी आभारी हूँ और अपने आप को इसके लिए भाग्यशाली भी समझता हूँ। बिल्कुल सर। तो सर, मेरा आपसे एक क्वेश्चन ये है अभी कि जब हम दिल्ली का क्राइम ग्राफ देखते हैं तो ऐसा लगता है कि दिल्ली अब सुरक्षित नहीं रही है। तो क्या आप हमारी ऑडियंस को बता सकते हैं कि पूरी दिल्ली में ऐसा कौन सा क्षेत्र है जहाँ पे सबसे ज़्यादा अपराध होते हैं? ये सुनने में तो खूब आता है, लेकिन आपको एक बात माननी होगी। बिल्कुल सर। मैं आपसे भी ये एक सवाल करूँगा कि आपने, अगर हम 2024 की बात करें तो आप जनरली बताइए कि आपको 2024 में पिछले साल 12 महीनों में कितनी बार 100 या 112 नंबर डायल करने की आवश्यकता पड़ी? बाकी जो रिमेनिंग पार्ट है आपके क्वेश्चन का उसका जवाब मैं अभी दूंगा। सर, एक बार भी मैंने तो नहीं किया। एक बार भी नहीं। और ये भी एक तथ्य है कि जब जहाँ भी कोई 50 के आसपास लोगों की गैदरिंग होती है, क्योंकि मैं पुलिस डिपार्टमेंट से हूँ तो मैं अधिकतर साथियों से ये बात करता हूँ कि आप में से ऐसे कितने लोग हैं कि जिनको एक साल में 112 कॉल करने की आवश्यकता पड़ती है। बिल्कुल। तो ये एवरेज
उनसे बहुत सारे लोग, 1-2 लोग कहते हैं, 50 में से 1-2 लोग कहते हैं। और जब मैं पूछता हूँ कि पिछले 5 साल में, तो तब उनमें से कुछ 1-2 लोग हाथ उठाते हैं। बिल्कुल। तो मैं और आगे बढ़ता हूँ कि जिन लोगों की एज 50 या 60 के आसपास भी हो रही है, कि आपने अपने लाइफ टाइम में 50-60 साल से आप पहले 10 साल निकाल भी दीजिए, तो 40 या 50 सालों में आपको 112 पर, मैं दिल्ली की बात कर रहा हूँ, बिल्कुल, जो कि दिल्ली वालों से अधिकतर हमारा वास्ता पड़ रहा है, कि आपको कितनी बार 112 को कॉल करने की आवश्यकता पड़ रही है। पहले 100 नंबर था। और एक और तथ्य की बात मैं आपको बता दूं कि आज भी जितनी कॉल हमारी लैंड कर रही है 112 पर, हर करीब हर रोज 5 में से 1 कॉल अभी भी 100 नंबर पर जा रही है। अच्छा। तो इसका अर्थ ये है कि दिल्ली उतनी बुरी नहीं है कि 2019 में, मतलब 5-6 साल पहले हम बहुत विज्ञापन किया, हमने बहुत प्रचार और प्रसार किया कि अब 110 की जगह 112 ले लेगा, और उसने ले भी ली है। लेकिन हम जानते थे कि बहुत सारे लोगों के लिए एक नया नंबर होगा, और दिल्ली पुलिस जो क्विकेस्ट मीन्स है ये लोगों की सेवा करने का, उनके पास पहुंचने का, तो कहीं कोई त्रुटि, कोई चूक ना रह जाए, इसलिए हमने 100 को अभी तक कंटिन्यू रखा है। और आज भी 5 में से 1 कॉल उस पर आ रही है। बिल्कुल। तो जब आप देखते हैं कि 40 साल में लोगों को 5 या 6 बार 112 की या 100 को कॉल करने की आवश्यकता पड़ रही है, तो क्राइम ग्राफ बहुत पैनिक नहीं है, ये मानना होगा हमें। और अगर हम इसको दूसरे तरीके से भी ले ले, देखो जहां लिटरेसी रेट बढ़ता है, दिल्ली नेशनल कैपिटल है, बिल्कुल। आप इसी तरह जैसे केरल और चंडीगढ़ का जो लिटरेसी रेट है वो अच्छा है, बिल्कुल। आप अगर ग्राफ कंपेयर करोगे तो जहां लिटरेसी रेट बढ़ता है देश में, वहां रिपोर्टिंग बढ़ती है। बिल्कुल। तो दिल्ली पुलिस का अगर क्राइम ग्राफ बढ़ता है, तो उसमें से एक बहुत बड़ा जो बहुत बड़ा फैक्टर है इस क्राइम ग्राफ को थोड़ा बढ़ावा दिखाने का, वो ये भी वजह है कि यहाँ की लिटरेसी रेट काफ़ी है। और यहाँ छोटे छोटे क्राइम भी जो बड़े ट्रिवियल ऑफेंसेज होते हैं, साइकिल चोरी तक के मुकदमे भी यहाँ पर दर्ज होते हैं, जो स्टेट में आप कल्पना नहीं कर सकते। बिल्कुल। तो इसी वजह से फिगर में हाँ लगता है कि दिल्ली में क्राइम है, बट अगर हम बाकी स्टेट से इसकी कंपेयर करें तो वहाँ रिपोर्ट ही नहीं होती, तो उस तरह के फिगर नहीं आते। दिल्ली बहुत सेफ है। 3 करोड़ की आबादी, अगर हम जनरली भी देखें तो दुनिया में करीब 200 मुल्क होंगे, 200 देश होंगे। बिल्कुल। और दिल्ली है तो एक शहर, एक राजधानी हमारे देश की, बट 150 से ज़्यादा मुल्क, 150 से ज़्यादा देशों की आबादी इस दिल्ली शहर से कम है। बिल्कुल। तो ये अपना में एक बड़ा मुल्क है दिल्ली, और ये करीब 1,500 स्क्वायर किलोमीटर में फैला है। तो इसमें थोड़े से एरिया में बहुत बड़ी आबादी, तो जब एक थोड़े एरिया में बहुत बड़ी आबादी होगी तो एक नेचुरल फ्रिक्शन होगा। बिल्कुल बिल्कुल। उस वजह से कुछ इश्यूज आते हैं, लेकिन फिर भी हम लोग बहुत अपनी परंपरा और अपने व्यवस्था को इस तरह से चला पा रहे हैं कि दिल्ली में आप पूरे देश के लोग यहाँ सुरक्षित महसूस करते हैं। पूरी दुनिया की एम्बेसी हमारे यहाँ है, और आप देखोगे कि बहुत सारी एम्बेसी से क्राइम की कोई शिकायतें यहाँ नहीं आती। बट सर, जैसे हम देखते हैं कि दिल्ली अलग अलग डिविजन्स में बांटी गई है। हम ये कहते हैं पूरी दिल्ली में साउथ दिल्ली एक ऐसी है जो सबसे सेफेस्ट मानी जाती है, और जिन आप ऐसा लाइक एम्बेसीज की बात कर रहे हो वो बेसिकली चाणक्यपुरी में है जो सबसे सेफेस्ट जोन माना जाता है। तो हम एक जोन की बात करके ये तो नहीं कह सकते कि पूरी दिल्ली सेफ है। अगर हम एग्जांपल लेके चले ईस्ट दिल्ली, जहाँ पे सबसे ज़्यादा हम कहते हैं कि क्राइम रेट ज़्यादा रहता है क्योंकि वहाँ का एरिया ऐसा है, तो आपको ये नहीं लगता कि हम किसी एक पर्टिकुलर चीज़ पे फोकस करके हम दूसरी चीज़ को इग्नोर कर रहे हैं? इसको हम इस तरह से ले सकते हैं। देखो, टोपोग्राफी बड़ा फैक्टर होता है कि वहाँ किस तरह के अपराध हो सकते हैं। अच्छा। अगर हम एयरपोर्ट की बात करें और वहाँ भी अब इंटरनेशनल एयरपोर्ट की बात करें, तो आप वहाँ देखोगे कि 80 to 90% केसेज पासपोर्ट वीज़ा फॉर्जरी के होंगे, वहाँ रिपोर्टिंग इस तरह की होगी। इसी तरह दिल्ली में चूँकि आपके ब्यूरोक्रेट्स बहुत सारे रहते हैं, बहुत सारे आपके एम्बेसडर्स या हाई कमिश्नर यहाँ पर रहते हैं, तो वहाँ जो क्राइम की रिपोर्टिंग होगी वहाँ दूसरी तरह की होगी। इस तरह की अगर हम बॉर्डर एरियाज की बात करें, और बॉर्डर एरियाज इस बात पर भी निर्भर करते हैं कि
वहाँ की जो विसिनिटी है वो किस स्टेट से मैच करती है। तो आप देखोगे वहाँ की बोलचाल भी उनसे बहुत मेल खाती है। तो बॉर्डर एरिया में जहाँ आप देख सकते हैं कुछ लिक्वर रिलेटेड इंसिडेंट हो सकते हैं, उस तरह की बरामदगी भी हम लोग करते हैं। नई दिल्ली का जैसे आपने अभी बताया कि वहाँ चूँकि ब्यूरोक्रेट्स और हाई कमिश्नर्स या उस तरह के लोगों, तो वहाँ दूसरी तरह का अपराध होगा। इसी तरह जब हम साउथ दिल्ली की बात करते हैं तो यहाँ ये यहाँ की डेमोग्राफी कुछ इस तरह की है कि यहाँ पर काफ़ी अमीर लोग रहते हैं। बिल्कुल। और जब तो वहाँ अलग तरह के अपराध होते हैं। वहाँ के घरेलू नौकर, आप सोच सकते हैं कि नॉर्थ ईस्ट की आप बात कर रहे थे, वहाँ से वो लोग आते हैं जो घरेलू नौकर का काम करते हैं। दिल्ली की अगर हम बात करें, अच्छा, तो बहुत सारे लोग जो जो डोमेस्टिक सर्वेंट टाइप होते हैं वो उस एरिया में रहते हैं, इधर वो आते हैं। तो इससे क्या प्रभाव पड़ता है कि यहाँ जहाँ बहुत अमीर लोग रहते हैं वहाँ अलग तरह का अपराध होगा, जहाँ बहुत दूसरी तरह का जैसे क्लस्टर टाइप लोग होंगे वहाँ दूसरी तरह का अपराध होगा। तो इसी तरह से ये क्षेत्र बन जाते हैं। हालांकि ज्योग्राफिकली दिल्ली को उस तरह डिवाइड नहीं किया गया है, लेकिन फिर भी एक नेचुरल फ्लो है कि लोग बॉर्डर एरिया में आके, जैसा नॉर्थ ईस्ट हमारा इस तरह का है कि वहाँ नए लोग जो आते हैं उत्तर प्रदेश की तरफ से, बिहार की तरफ से या बंगाल की तरफ से, वो अधिकतर लोग उधर बस जाते हैं। बिल्कुल। तो उससे कुछ क्राइम पर प्रभाव पड़ता है। सर, आपके 35 ईयर्स ऑफ सर्विस में सबसे ज़्यादा आज तक आपने कौन सा ऐसा क्राइम है जो आप रिपोर्ट होता देखा है सबसे ज़्यादा? इसको क्राइम तो नहीं कहे, हम ऑफेंस कह सकते हैं। अच्छा, कौन सा? दिल्ली में, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा जो बड़ा हिस्सा है मेरी सर्विस का वो ट्रैफिक पुलिस में रहा है। अच्छा। और ये भी एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि हम लोगों का प्रयास रहता है कि हम क्राइम जिसको आप एफआईआर के नज़र से देखते हैं कितनी एफआईआर दर्ज हो रही है। जितनी एफआईआर दर्ज ज़्यादा होती है तो माना जाता है कि अपराध बढ़ रहा है। दूसरी तरफ जो हमारा ट्रैफिक का सिस्टम है, वहाँ पर जितनी ट्रैफिक पुलिस की मौजूदगी सड़क पर होती है तो आप देखो कि उतने चालान ज़्यादा कटते हैं। बिल्कुल। और वहाँ जितने ज़्यादा चालान कटते तो ऑब्वियसली वो फिगर भी बढ़ती है। तो जहाँ एक थाने में पर डे 2 या 3 एफआईआर का इस तरह कुछ एवरेज आता है, वहीं ट्रैफिक में एक सर्किल की ही बात करें तो वहाँ सैकड़ों चालान रोज कटते हैं। अच्छा। और इस तरह के 50 के आसपास सर्किल हमारे यहाँ हैं, तो आप देखोगे कि वो संख्या कंपैरेटिव बहुत बड़ी हो जाती है। बिल्कुल। एक और बात मैं यहाँ कहना चाहूँगा कि दिल्ली में अगर हम जानलेवा अपराध की बात करें वो बहुत कम होते हैं। अच्छा। क्योंकि आप देखते हैं कि दिल्ली पुलिस की पेट्रोलिंग, दिल्ली पुलिस की मौजूदगी सड़क पर काफ़ी है। लेकिन दूसरी तरफ ये कैपिटल है तो हर रोज सड़क हादसों में अगर हम एवरेज की बात करें तो 5 से 6 लोगों की जान रोज जाती है। ओके। तो आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि हम बात करते हैं मर्डर वगैरह की, लेकिन रिजल्ट उसका भी वही है, किसी जान जा रही है। दूसरी तरफ सड़क हादसे में रोज 5 से 6 लोगों की जान जाती है और उसको हम बहुत इग्नोर करते हैं। तो मैं जनसामान्य से भी ये कहना चाहूँगा कि जितनी बात हम अपराध की करते हैं, जितना फोकस हम अपराध की दुनिया पर करते हैं, उतना हम यातायात में अनुशासन पर भी दें। बिल्कुल। वहाँ और बात ये भी है कि जब आप अपराध की बात करते हैं तो अपराध के लिए बहुत बड़ी तैयारियाँ होती है। अपराधिक ऐसा नहीं कि सेकंडों में अपराध कर देगा, उसके पीछे उसकी बहुत बड़ी एक प्लानिंग होगी और तभी वो उसको कर पाता है। लेकिन जब सड़क हादसे में किसी की जान जाती है तो वहाँ उस घटना, वो भी जिसको हम एक्सीडेंट कहते हैं, वो इंसिडेंट है और वो इंसिडेंट उसकी प्रेडिक्शन कोई भी एक सेकंड पहले नहीं कर पाता। तो वो 1 सेकंड अगर हम व्यवहार में भी ले कि मान लीजिए हम 60 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से गाड़ी चला रहे हैं तो वो 1 मिनट में 1000 मीटर जाएगी। बिल्कुल। तो 1 सेकंड में करीब 17 मीटर जाएगी। अगर हमें ब्रेक लगाने में 1 सेकंड की देर हुई तो हमारी गाड़ी 17 मीटर आउट ऑफ कंट्रोल रहेगी। और अगर 17 मीटर एक गाड़ी आउट ऑफ कंट्रोल है तो किसी टैंक से कम नहीं है। बिल्कुल। तो जो टैंक युद्ध भूमि में कर सकता है वो ही एक गाड़ी अगर वो अनकंट्रोल्ड है वो सड़क पर करती है। तो मैं आपके माध्यम से
मैं दिल्ली पुलिस के अपने दिल्ली के निवासियों से ये अनुरोध, ये प्रार्थना करना चाहूँगा अपने दिल की गहराई से कि आप इस विषय पर भी जरूर ध्यान दें, ताकि हम जो रोजाना का जो हमारा एवरेज है 5 से 6 लोगों की जान जाने का, इसको भी हम नियंत्रित कर सके। और जो आपने सवाल किया था, सबसे ज़्यादा घटनाएं, सबसे ज़्यादा वो अपराध नहीं बट ऑफेंस है कि हम आइडियली ये होना चाहिए कि हमें चालान कम से कम काटने पड़े, और वहाँ हमें जनता का सहयोग जब तक नहीं होगा तब तक ये चीज़ें संभव नहीं है। बिल्कुल। तो जितना ही जनता के अंदर भी अनुशासन आएगा, उतना ही ट्रैफिक पुलिस चालान से हटकर जितने हमारे इंटरसेक्शन से वहाँ पर उसकी मौजूदगी होगी, ट्रैफिक को स्ट्रीमलाइन कर पाएंगे, आपके सफर को सुगम बना पाएंगे। बिल्कुल सर। तो सर, एक जो मिथ है वो ये है कि ट्रैफिक पुलिस में ईमानदारी तो बिल्कुल नहीं है, ऐसा मानते हैं। क्यों? क्योंकि कभी भी चालान होता है, अगर हम ऑफिशियल चालान देखें तो किसी भी जब आप ऑफेंस करोगे ट्रैफिक में, कोई रूल ब्रेक कर रहे हो, तो उस पर 2000 का है, 5000 का है, 10,000 का है। पर कभी कभार या मोस्टली केसेस में हमें देखने को आता है कि जिसके पास कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं है, कुछ नहीं है, वो 500-1000 रुपये दे के वो वहाँ से चलता बनता है। तो आपको नहीं लगता इसमें कुछ सुधार की ज़रूरत है? मैं एक जोक सुना सकता हूँ? बिल्कुल सर, यू कैन से एनीथिंग। एक बार एक महाशय ने रेड लाइट जंप किया, और जैसे रेड लाइट जंप किया, रेड लाइट के पार ट्रैफिक का जवान खड़ा था। बिल्कुल। उसने उसको रोक लिया। तो उसने पूछा, तुझे ये ट्रैफिक पुलिस का इतना बड़ा भारी भरकम जवान दिखाई नहीं दिया? उसने कहा कि लाइट तो दिख गई थी, आप नहीं दिखाई दिए थे। अच्छा, समझ रहे? कि रेड लाइट तो दिख गई थी, लेकिन आप दिखाई नहीं दिए थे। तो इसका अर्थ क्या है कि ये जो जनमानस की एक भावना है, जिसको मैं थोड़ी देर पहले एक डिसिप्लिन का नाम दे रहा था, ये एक इशू है। दूसरी बात ये है, जो दूसरे वाला इशू आपने बताया, देखो यहाँ एक व्यक्ति जो गाड़ी चला रहा है, उसने कुछ छोटा मोटा वायलेशन किया है, और जो दूसरा जिसने उसको रोका है, उसके पास उस समय का अथॉरिटी है, वो लॉफुल अथॉरिटी नहीं है। बिल्कुल। और उनके बीच जो इंटरेक्शन हो रहा है, उनके बीच जो कम्युनिकेशन हो रहा है, वो दोनों के बीच ही हो रहा है। बिल्कुल। उस समय और वो 2 व्यक्ति है, और उन 2 व्यक्तियों को आप उस समय एक व्यक्ति की तरह ही देखें, न कि एक वो पुलिस है और एक वो सामान्य, वो दोनों व्यक्ति है। ठीक है। तो वहाँ जहाँ भी इस व्यवस्था में कोई 2 लोग शामिल हो, वहाँ कुछ भी हो सकता है। बिल्कुल। तीसरी बात एक और है यहाँ पे कि यदि सिर्फ यही बात होती कि ट्रैफिक पुलिस बहुत करप्ट है, तो अब तक इस ऑर्गेनाइजेशन को क्लोज कर दिया गया होता। अच्छा। तो ये तो नहीं है। बिल्कुल। फिर बात क्या है कि हर व्यवस्था में जहाँ अथॉरिटी होती है, और अथॉरिटी भी लॉफुल अथॉरिटी, पुलिस के साथ ये है कि वो एक अथॉरिटी भी है, लॉफुल अथॉरिटी भी है। बिल्कुल। तो जहाँ हजारों लोग काम करते हैं, उस हजारों लोगों में कुछ चंद उंगलियों पर गिने जाने लायक लोग ऐसे भी होंगे जो थोड़ा अपने पर्सनल ग्रीड में आ सकते हैं। बिल्कुल। इस संभावना से 100% इनकार नहीं किया जा सकता, लेकिन फिर भी इस व्यवस्था के लिए ट्रैफिक पुलिस का जितना रोल है, उसको हम शब्दों में बखान नहीं कर सकते। आप कल्पना करिए कि अगर आप मान लीजिए आप ITO से आपको मंडी हाउस ही आना हो, ITO से मंडी हाउस तक 2 लाइट बीच में पड़ती है। आप कल्पना करिए कि बाय द वे लाइट सिग्नल चल रहे, पावर फेल हो जाए, और वहाँ ट्रैफिक जवान ना हो, तो जो सफर आपका 1 से 2 मिनट के अंदर होने वाला है, हो सकता है वो घंटों में पूरा ना हो। तो वहाँ हमारे उन जवान का होना बहुत महत्वपूर्ण भी है। बिल्कुल। तो हम सिर्फ उस पर ही जो उंगलियों पर गिने जाने लायक कुछ लोग हैं, लालच, हाँ ये एक मानवीय स्वभाव है, एक ह्यूमन इंस्टिंक्ट है, बट उसको बहुत जनरलाइज ना करें। हम उसका जो पॉजिटिव साइड है कि हम रोज सुबह घर से निकल रहे हैं, ठीक है, रोज हम अपना काम करके वापस जा रहे हैं, उसमें आपके रास्ते में जितने ट्रैफिक पुलिस के जवान पड़ते हैं, उन सब का बहुत बड़ा रोल है। बिल्कुल सर। और फिगर कब बनती है? जब उनका रोल नेगेटिव होता है, तब वो अखबार में सुर्खिया बन जाता है। कभी कभी ये होता है। ठीक है। तो सर ये तो आपने काफ़ी कहते हैं कि हाँ आपने एक्सेप्ट किया है कि कुछ ऐसी चीज़ें हैं, और वो मेरे हिसाब से समाज के हर स्वरूप में है
कुछ पॉजिटिव है तो कुछ नेगेटिव भी है। तो सर अब करते हैं थोड़ी सी क्राइम की बात। सर तिहाड़ जेल का सच क्या है? ऐसा सुनने में आता है और बोला भी जाता है कि तिहाड़ जेल से बड़ी बड़ी गैंग्स अपना साम्राज्य चला रही है। तो इसमें सच्चाई क्या है, हम थोड़ा सा डिटेल में जानना चाहेंगे आज आपसे। आप एक परिवार से बिलोंग करते हैं, ठीक है। मैं भी एक परिवार से बिलोंग करता हूँ। बिल्कुल। मैं कभी नहीं चाहूँगा कि मेरे परिवार का कोई सदस्य वहाँ जाए। बिल्कुल। आप भी नहीं चाहोगे वहाँ आपके परिवार का कोई सदस्य वहाँ पर जाए, एक दिन के लिए भी जाए। बिल्कुल। तो जहाँ अभी हम ये बात कर रहे हैं, ये एक जगह है यहाँ किस तरह के लोग बैठेंगे इन कुर्सी पर, इस तरह वो एक जगह है जहाँ पर समाज का कौन सा वर्ग जाता है। बिल्कुल। ये तो तय है कि वहाँ वो लोग तो जाते नहीं जो पॉजिटिव वाइब्स रखते हैं। व्यवस्था उन्हीं लोगों को वहाँ भेजने का प्रयास करती है जो समाज के लिए हितकर नहीं है, चाहे वो थोड़े समय के लिए ही हो, कम से कम उस समय के लिए। वहाँ या तो जुडिशल कस्टडी में जाते हैं, कन्विक्शन के तौर पर लोग जाते हैं। तो इन दोनों ही व्यवस्था, जो जुडिशल कस्टडी वाला जो फेज है वो इसलिए है कि कहीं समाज के दूसरे आक्रोशित लोग हैं कि उनकी जान ना ले ले, वो कस्टडी भी है उन लोगों के लिए। लेकिन दूसरा एक व्यवस्था कि ऐसे लोगों को समाज के बीच से कुछ समय के लिए दूर रखा जाए। वो अपराध की ग्रेविटी पर निर्भर करता है कि उन्होंने किस तरह का अपराध किया है। ठीक है। तो उतने समय के लिए उन लोगों को वहां भेजा जाता है। वहां उनको कौन से लोग मिलते हैं? सेम माइंडसेट के उसी तरह के लोग मिलते हैं। यद्यपि एक बड़ा पॉजिटिव एक ये एस्पेक्ट हमें यहाँ चर्चा करनी होगी कि देश में कई सारे स्पिरिचुअल लोग अब इस दिशा में भी प्रयास कर रहे हैं। मेरी जानकारी में आया है कि तिहाड़ जेल में भी और वो सारी जो बड़ी बड़ी जेल है उनमें कुछ मेडिटेशन टाइप कुछ स्पिरिचुअल प्रैक्टिस भी कराई जा रही है। और यह सराहनीय प्रयास है कि किसी स्टेज पर अगर कहीं कोई पश्चाताप के बीज उग जाए तो उन लोगों में कुछ सुधार हो सकता है। लेकिन बहुत सारे लोग, अगर हम मेजोरिटी की बात करें तो ये तो सच है कि वहाँ अपराधी लोग इकट्ठा होते हैं। तो अपराधी लोग किस तरह की बात करेंगे, किस तरह का गठजोड़ वहाँ पे होगा, उन्हीं में से कुछ गैंग भी बन जाते हैं। गैंग का अर्थ भी ये है कि जब एक से ज़्यादा लोग एक अपराध की दिशा में तैयारी करें तो वो गैंग कहलाता है। वो इन्फ्लुएंस हो जाते हैं एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल से। और वहाँ चर्चा उसी तरह की होगी। जब आप मंदिर में जाते तो एक तरह की चर्चा होगी, आप तिहाड़ में जाएंगे तो दूसरी तरह की चर्चा होगी। तो वहाँ उस तरह का माहौल है, नो डाउट। और बहुत सारे प्रयास जो मैंने अभी बताया भी ये चल रहे हैं और हमें उम्मीद है कि वहाँ भी सुधार होगा। इन गैंगस्टर के साथ जो दूसरी बात ये है कि जैसा अभी कुछ देर पहले हमने ट्रैफिक पुलिस की बात की थी कि हम सब के अंदर देखो जो चार पुरुषार्थ की हम बात करते हैं अपने कल्चर में, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। तो जो लोग तिहाड़ गए वो पहले और बाद वाले पुरुषार्थ की वजह से तो बिल्कुल नहीं गए। बिल्कुल। जो बीच के दोनों हैं अर्थ और काम, यही अपराध की जड़ भी है। और ये हम सबके अंदर अगर अनुशासन को हटा दिया जाए तो ये प्रज्वलित हो जाते हैं हम सबके अंदर। बिल्कुल। तो कुछ लोग जहाँ अथॉरिटी में आ जाते हैं या जिनको कुछ ऐसा अवसर मिलता है, उसके बहुत सारे फैक्टर हो सकते हैं। उनका फैमिली बैकग्राउंड बहुत शानदार ना रहा हो, ये हो सकता है, या उनके बाद की लालच कुछ इस तरह का बढ़ गया हो। कुछ लोग उनसे गठजोड़ भी कर लेते हैं और सरकार के हर विभाग में कुछ विजिलेंस विंग होती है, वो हर डिपार्टमेंट में है और इनकी आवश्यकता भी इसीलिए पड़ती है क्योंकि ये एक मान्यता है कि जहाँ भी एक व्यवस्था हो कि वहाँ कुछ दोष जरूर होंगे। बिल्कुल। तो इस व्यवस्था में उस अव्यवस्था से उभरने की व्यवस्था भी लगातार की जा रही है और ये प्रक्रिया है। मैं या कोई आप या कोई भी दावा नहीं कर सकते थे कि उस फला डेट तक हम इससे बिल्कुल 100% निवृत्ति पा लेंगे, लेकिन इसको बैलेंस, इसको अंडर कंट्रोल रखने का एक सफल प्रयास चल रहा है, इसमें कोई संदेह नहीं। बिल्कुल। तो सर एक चीज जो सुनने में भी आती है, कहते हैं कि तिहाड़ जेल में हर चीज का एक प्राइस सेट किया हुआ है कि आपको जो भी कुछ चाहिए हो आप बाहर से मंगा सकते हैं, पर आपको उसके लिए दुगने दाम देने पड़ेंगे या कुछ भी प्राइस जो वहाँ पे स्टैंडर्ड होगा। तो ये क्या सच्चाई है इसमें? मुझे इसमें सच्चाई नहीं लगती। देखो, अगर ये सच होता तो आप देख रहे होंगे, कोई नाम लेना तो ठीक नहीं होगा,
बट हमारे इस व्यवस्था के बहुत सारे प्रभावशाली व्यक्ति जो बहुत ऊंचे ऊंचे पदों पर भी रह चुके हैं, बहुत, चाहे वो कुछ लोग इलेक्टेड है, कुछ लोग सेलेक्टेड है, कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पर रहे हैं, लेकिन अगर वो इस सबको मैनेज कर पाते तो वहां जा पहुंचते ही क्यों, है ना? ये भी है। तो इस व्यवस्था में बहुत सारी चीजें जो बहुत प्रमाणिक नहीं होती, लेकिन जब एक बात को बार बार उसकी चर्चा की जाती है तो वो वायरल तो हो जाती है, बट जरूरी नहीं हर वायरल बात सच हो। बिल्कुल, ये सर ने बहुत बड़ी बात की है कि हर वायरल बात सच नहीं होती है, तो कृपया करके किसी चीज को देख के आप जजमेंट ना बनाएं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो सर ये तो आपने बताया कि ऐसा पॉसिबल नहीं है। अभी कुछ महीनों पहले दो बड़ी गैंग के बीच राइवलरी हो गई थी, जिसमें एक का मेंबर को बहुत बुरी तरह से मारा गया था और जिसकी एक वीडियो बड़ी वायरल हुई थी, न्यूज़ पे भी काफ़ी वायरल हुई थी। मेरे को उन गैंग्स का नाम वगैरह तो पता नहीं। तो ये इतने ज़्यादा हाई प्रोफाइल, हम ये कह सकते हैं, सिक्योरिटी में रहने के बावजूद भी इनमें लड़ाई कैसे हो जाती है फिर? देखो, ये एक वो व्यवस्था है कि जो एक व्यक्ति पर लागू होती है वही परिवार, समाज, देश और दुनिया पर लागू होती है। अच्छा। कई बार क्या होता है कि ये हमारे व्यक्तिगत, पारिवारिक और सामाजिक संस्कारों पर भी निर्भर करता है कि किसी पक्ष ने एक बार कोई ऐसा गुनाह कर ही दिया है, जाने अनजाने में कर दिया है, तो उसका समाधान ये तो नहीं हो सकता कि आप भी वही करें। हम में से कुछ लोग ऐसा करते हैं। बिल्कुल। तो एक के बाद फिर दूसरा, और ये आप देखोगे कि नेशनल लेवल पर भी ऐसा होता है। एक देश दूसरे देश के साथ सालों तक लड़ता रहता है, और कुछ सालों के बाद जब इकोनॉमी डिस्टर्ब होने लगती, बहुत सारे फैक्टर डिस्टर्ब, हमारा फोकस ये नहीं, हमारा ये जनसेवा बिल्कुल नहीं होती कि जब आप किसी युद्ध में शामिल हो और जब आप किसी इस तरह के वार में शामिल हो रहे हो या गैंग वार में शामिल हो रहे हैं, तो आपके पारिवारिक हितों का क्या होगा, बिल्कुल, आपके सामाजिक हितों का क्या होगा, आपके रिश्तेदार आपसे कितनी देर तक उस तरह से घुल मिल पाएंगे। धीरे धीरे क्या होगा कि जो आपके अपने थे, एक स्टेज पर आकर वो आपसे दूरियां बनाने लग जाएंगे। मैं फिर से कह रहा हूँ, बिल्कुल, कि यही बात आपके व्यक्तिगत स्तर पर लागू होती है, यही बात आपके राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी लागू होती है कि आप कुल मिलाकर हम एक घाटे के सौदे को बहुत देर तक चालू नहीं रख सकते। तो एक ना एक स्टेज पर आकर आपको फिर टेबल पर आना होता है। एक और छोटा सा मैं जोक ले लूँ, आप इजाजत देंगे? बिल्कुल सर। आप शादीशुदा हैं? नहीं सर, सिंगल। फिर भी हम किसी भी एक कपल की हम बात करते हैं। ठीक है। शायद ही कोई ऐसा कपल होगा कि या तो वो आपस में कोई रिश्ता नहीं है, दिखावटी हस्बैंड वाइफ की तरह रह रहे हैं, और या फिर वो एक आपसी इन्वॉल्व, जैसा ही हस्बैंड वाइफ का रिश्ता होने की ऐसे रहते हैं। ये दो तरह की बातें हैं। तो जो एक इन्वॉल्व के रिश्ते में रहते हैं, एक फ्रीक्वेंसी हो सकती है 5 दिन में, 10 दिन में, 15 दिन में किसी बात पर मतभेद होगा। हो सकता है मतभेद थोड़ा सा कड़वा भी हो जाए, बिल्कुल, लेकिन कुछ देर के बाद आप फिर नॉर्मल हो जाते हैं। उस नॉर्मलसी में आने में आपको कितना समय लगता है, ये महत्वपूर्ण है। यही बात राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लागू होती है, और मैं इस व्यवस्था में ये बड़ा पॉजिटिव एस्पेक्ट देख पा रहा हूँ कि जो देश धुरंधर, एक तरह के धुर विरोधी होते थे, वो भी आजकल बिजनेस पार्टनर बन रहे हैं। अगर हम ये करें कि आज तक की इतिहास में एक देश ने दूसरे देश पर, एक बार ऐसा हुआ है कि एक देश ने दूसरे देश पर 2 न्यूक्लियर अटैक किए। आज उनके बीच सामरिक साझेदारी है, और मैं इसको साझेदारी नहीं, मैं इसको बहुत बड़ी समझदारी कहूंगा। तो जहां ये समझदारी आ जाती है, वहां ये वार और गैंग वार छोटी चीज रह जाती है। अच्छा। और जहां ये समझ, जब तक देखो टारगेट यही है, व्यवस्था आपको वहीं ले जाना चाहती है। फर्क ये है कि आप उस व्यवस्था तक पहुंचने में कितनी देर लगाएंगे। ए और बी 2 गैंग वार है। ए ने बी को नुकसान पहुंचाया, बी ने फिर ए को किया, फिर ए ने बी को, फिर बी ने ए को। तो ये कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस हो गया एक तरह ये जब तक चलता रहेगा, जब तक आपको समझदारी का एहसास ना हो जाए, जब तक आप समझदार ना हो जाए। तो ये भी एक नेचुरल प्रोसेस है। ठीक है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। ठीक है सर।
तो सर, आज जिस तरह से सोशल मीडिया का ज़माना है, हम ये देखते हैं कि ये गैंगस्टर ज़्यादा प्रभावशाली दिखाई देता है सोशल मीडिया पे रादर देन द पुलिस वाला। तो इस पर आपका क्या कमेंट है? क्योंकि आप आजकल देख रहे होंगे एक नाम बड़ा फेमस चल रहा है, मैं नाम लेना नहीं चाहूँगा, ठीक है, बट हर कोई बच्चा जिसको हम कहते हैं, जिसमें इतनी मैच्योरिटी नहीं है कि ये है क्या, वो बड़ा इन्फ्लुएंस होता है इन चीज़ों से। तो इस पे आपके क्या विचार हैं? इसको हम कैसे टैकल करें, और ये क्या इस बात में सच्चाई है? इसको भी एक एनालॉजी की मदद से हम अच्छी तरह समझ सकते हैं। बिल्कुल। अभी हम बैठे हैं, बाहर अचानक आवाज लगने, खंबे टूटने लगे, पेड़ उखड़ रहे हैं, तो एक इस तरह का माहौल कभी कभी होता है। वो ध्यान तो आकर्षित करता है, बिल्कुल, लेकिन उसकी लॉन्गेविटी, उसकी लाइफ ज्यादा नहीं होती, ये याद रखिए। ठीक है। अभी हम सब जो सांस ले रहे हैं ना, हवा दिख रही है, और कितनी महत्वपूर्ण है, पुलिस वो है। बिल्कुल। दूसरा जो आपने नाम लिया, हाँ, वो आंधी तूफान की तरह है। हाँ, प्रभाव होगा, लेकिन लाइफ ज्यादा नहीं होगा। लाइफ ज़्यादा नहीं होगी। इसको याद रखिए, ये एनालॉजी है। ठीक है सर, बिल्कुल सर। ये आपने आपका अपने पूरी करियर में, 35 साल के करियर में, किसी ऐसे बड़े गैंगस्टर से, गैंग के साथ सामना हुआ है? देखो, मैं इसको इस तरह नहीं लेता हूँ। इस सर्वे में कई बार ऐसा आया कि जहां मुझे लगा कि अगला 1 मिनट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा। और वो अगला 1 मिनट इस तरह से महत्वपूर्ण है कि वो आपके लाइफ, आपका दाव पर है। लेकिन यहाँ मैं ये कहना चाहूँगा कि ये डिपेंड करता है आपकी प्रिपेयर्डनेस क्या है। अच्छा। आप मुसीबत की वेट करें, उस टाइम प्लान करोगे तो फिर आपको प्लान करने का मौका नहीं मिलेगा। आपकी प्लानिंग अगर पहले से है, प्लानिंग पहले से है, तो आपको प्रिपेयर्ड रहना होता है। और कई बार समय इतना कम होता है कि आपको प्रिपेयर्डनेस नहीं, बल्कि आपको एक्ट ही करना होता है। तो जिन पलों की मैं बात कर रहा हूँ, ऐसे कई बार ऐसा आया। अच्छा। कि वहां आपको ज्यादा प्लान का तो टाइम ही नहीं मिलेगा। अच्छा। मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल और देना चाहूँ आपको, कि जब हम लोग फायरिंग प्रैक्टिस करते हैं, तो वहां पर जो हमारे उस्ताद होते हैं वो सलाह देते हैं कि जो राउंड गिर गया है उसको उस टाइम नहीं उठाना है। ठीक है। बहुत सालों तक तो मेरे समझ में आया नहीं, पता नहीं ऐसा क्यों कहते हैं ये, लेकिन अनुभव जब सिखाता है आपको, तो मुझे बाद में ये समझ में आया कि वहाँ वो प्रैक्टिस है, लेकिन रियल लाइफ में आपको अवसर नहीं देगा। बिल्कुल। मान लीजिए आपके पास कुछ नंबर ऑफ राउंड्स हैं, आप उसको यूज कर ले, वो बड़ी बात है। आपको वो अपॉर्चुनिटी मिल पा रही है, वही अच्छी बात है। और आप उसके चक्कर में जो आपसे मिस हो गया है, जो आपके लिए जिनको आप यूज कर सकते हैं, आप उनको भी यूज ना कर पाए, ऐसा कहीं ऐसा ना हो। तो ये इस सोच के साथ कि आपके पास जो पल है उसका सर्वाधिक सदुपयोग आप कर पाए, ये भूल जाइए कि सामने वो गैंगस्टर है या वो क्या है, ये वो इस बारीकी में जाओगे, वो एनालिसिस करने का वक्त उसमें आप ऐसा हो सकता है कि आप कुछ खो दे। ठीक है। तो सर, ये बोलते हैं बेसिकली कि कोई भी गैंगस्टर होता है या कोई भी गैंग होती है, किसी ने भी कोई ऑफेंस किया है तो कभी कभार वो पॉलिटिकली बैक्ड होता है। तो कभी आपको ये सुनने में आया है या कभी आपका कोई एक्सपीरियंस रहा है कि किसी पर्टिकुलर इंसान के लिए कभी ऊपर से फ़ोन आया हो? क्या ये इन्वेस्टिगेशन में इंटरफेरेंस करते हैं? आप इसको ऐसा लीजिए, ये तो आप बड़ी बात कर रहे हो। अच्छा। अगर रेड लाइट पर किसी पुलिस वाले ने रोका है, हाँ, तो पहला काम क्या करता है ऑफेंडर? कि लाइक मेरे घर वाले ये हैं या मैं किसी से बात कर रहा हूँ, सबसे पहले फोन भी लाता है। बिल्कुल। तो ये दिखाई देता है हाँ फोन आ रहा है, और ये बहुत सामान्य सी प्रक्रिया है। अच्छा। लेकिन इससे आपके इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस पर या इससे आपके ड्यूटी पर कोई खास फर्क नहीं पड़ता। कोई खास फर्क नहीं पड़ता। ठीक है। क्योंकि हमारा जो प्रोसीजर है काम करने का, वो लॉफुल है। अच्छा। और लॉफुल प्रोसेस में इन चीज़ों की कोई जगह नहीं है। पर सर, कहते तो ये है ना कि जो कानून है वो आम आदमी के लिए नहीं बना। ये परसेप्शन है। और ये ऐसा इसलिए लगता है। यहाँ एक चीज़ आप मानेंगे, ऐसा मैं, और लगता भी क्यों है, मैंने इस पर एनालाइज करने की कोशिश की है कि जब पुलिस किसी को गिरफ्तार करती है, जब पुलिस किसी को गिरफ्तार करती है, तो जो वेल टू डू फैमिली से है, जो अच्छे, जो कह सकते हैं कि
जो संपन्न परिवार है, फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग है, ये सच है कि वो एक अच्छा महंगा वकील कर लेते हैं। बिल्कुल। जो दूसरे गरीब लोग हैं वो उतना अच्छा वकील नहीं कर पाते। तो कई बार जो महंगे वकील होते हैं वो ऑब्वियसली उनकी रेपुटेशन या उनकी प्रैक्टिस, उनकी स्टडी, वो सब उनको महंगा बनाती है, और ये उनका वर्थ भी है, उनका एक्सपीरियंस भी है। तो आप अपने केस को, या चाहे वो जमानत या चाहे वो बेल का ही मैटर क्यों ना, आप उसको किस तरह से हैंडल कर रहे हैं, उसका इस बात से फर्क पड़ता है कि आपके केस को कौन लड़ रहा है। अच्छा। तो वहाँ लेकिन पब्लिक में क्या परसेप्शन जाता है कि जो अमीर लोग हैं वो बच जाते हैं। तो जो किसी दुर्घटना की वजह से किसी ऐसी स्थिति में पहुंच ही गए हैं, तो उसके बाद एक लीगल प्रोसेस से गुजरना जरूरी है। आपको कोर्ट में अपने एप्लीकेशन लगानी है तो वकील की जरूरत पड़ेगी। वहाँ चाहे आप बहुत गरीब हो चाहे अमीर हो, तो वहाँ ये फर्क पड़ता हुआ दिखाई देता है। तो सर आप ये कह सकते हो कि जो अमीर आदमी है उसके लिए कानून ज्यादा एक्सेसिबल है रादर देन दी वन हु कम्स फ्रॉम दी पुअर फैमिली। कानून को इस तरह नहीं ले, वो एक अच्छा महंगा सक्षम वकील इस्तेमाल कर सकता है। तो सर आपको ये नहीं लगता कि कई बार ऐसे कोई केसेस आते हैं जिसमें एक वेल सेटल्ड फैमिली से कोई बंदा है, उसने कोई क्राइम किया है, और वो क्राइम थोड़े ऐसे इंसान के अंगेंस्ट हैं जो ही इज़ कमिंग फ्रॉम द मिडिल क्लास या थोड़ा पुअर स्टार्टर के से नीचे से आता है, तो आपको नहीं लगता यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन में इशू या मतलब हमसे गलती हो सकती है? क्योंकि जो पैसे वाला इंसान है उसमें इतनी क्षमता है कि वो इन्वेस्टिगेशन को अलग दिशा में लेके जा सकता है। हम इसको दूसरे तरीके से लेते हैं, जिसको मैं प्रिपेयर्डनेस की बात कह रहा हूँ। हाँ, आपने देखा होगा कितने बहुत सारे जो नोटोरियस टाइप के केस हुए, और वो भी कैपिटल पनिशमेंट तक पहुंचे हैं। बिल्कुल। तो ये जरूर है कि देखो, इस व्यवस्था में अरेस्ट एक्सेप्शन है, बेल एक रूटीन मैटर है। ठीक है, ये वास्तविकता है। लेकिन सोसाइटी में क्या परसेप्शन है कि जिसकी जैसे बेल हो गई ना, जैसे वो केस ही खत्म हो गया। ऐसा नहीं होता, बल्कि पुलिस इतने प्रोफेशनल वे में इन सबको हैंडल करती है कि बेल हो जाना कोई बहुत बड़ा इंसिडेंट नहीं है। अच्छा। वो मीडिया में छा जाता है, वो अखबार में जगह तो पा लेगा, लेकिन उससे इन्वेस्टिगेशन पे कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आज की डेट में अधिकतर इन्वेस्टिगेशन साइंटिफिक है, अधिकतर इन्वेस्टिगेशन बहुत सारे डिजिटल उसमें इस्तेमाल हो रहा है। तो जितना प्रोफेशनल वे में या उसको चैलेंज मानते हुए कि सामने वाला अपराधी कौन है, आप उसको उतना ही और प्रोफेशनल वे में जब इन्वेस्टिगेट करते हैं, तो इससे आपके काम करने की जो गुणवत्ता है उसमें भी सुधार होता है। मैं इसको इस तरह से देखता हूँ। बट सर आप ये भी तो कह सकते हो कि जैसे क्या होता है कि कोई भी जब केस रजिस्टर होता है तो एक आईओ आता है जो इन सब की इन्वेस्टिगेशन करता है। तो जो जिसके खिलाफ केस है, अगर वो किसी वेल सेटल्ड फैमिली से है, तो आपको नहीं लगता इन्वेस्टिगेशन में वो ऊपर नीचे कर सकता है? क्योंकि सारी चीज़ तो सेक्शंस के ऊपर है ना, कि कौन सी सेक्शंस उसमें लगाते हैं, वो आईओ कौन सी सेक्शन उसमें पुट करता है। तो सेक्शन के हिसाब से भी तो कहते हैं कि पनिशमेंट ऊपर नीचे हो जाती है। भाई एक सेक्शन लगाने से उसको 5 साल की सजा मिल रही है, कोई सेक्शन उसने ऐसे पुट कर दी कि वो 1 साल में भी निकल सकता है। तो आपको लगता है कि ये पॉसिबल है और ये होता होगा? नहीं, ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि सीक्वेंस क्या है, अपराध हुआ, उसकी रिपोर्ट हुई, रिपोर्ट की स्टडी होगी। हाँ। उस रिपोर्ट की स्टडी करने के बाद उसमें जो कंटेंट्स आए हैं उससे सेक्शन डिसाइड होते हैं। अच्छा, यू हैव गॉट माय पॉइंट। बिल्कुल। और तो यहाँ सेक्शन वही लगते हैं जो आपकी रिपोर्ट में है। बस फर्क ये है कि आपने उसको लिटरल वे में लिखा है और हमने उसको लीगल सेक्शन का नाम दिया है। अच्छा, तो उससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। और रही दूसरी बात कि जब एक बार सेक्शन लग जाते हैं और ये जो इनिशियल रिपोर्ट की गई है, एफआईआर क्या है कि रिपोर्ट ऑफ कमीशन ऑफ कॉग्निजेबल ऑफेंस, वो एफआईआर कहलाती है। उसके साथ इन्वेस्टिगेशन शुरू होती है। इन्वेस्टिगेशन खाली ये नहीं है कि
किसी ने क्या कहा, किसी ने क्या नहीं कहा, बल्कि इन्वेस्टिगेशन में कुछ ऐसे तथ्य भी सामने आ सकते हैं कि जो रिपोर्ट में कहा गया है उसमें कुछ ऐड हो जाए, बिल्कुल, या उसमें से कोई घट जाए। उसी अनुपात में अच्छा, अगर कुछ ऐड हुआ है और वो भी फर्दर रिपोर्ट ऑफ कमीशन ऑफ क्राइम है तो सेक्शन ऐड हो जाएगा। अगर कहीं ऐसा लगता है कि नहीं ये तो है आ ही नहीं रहा इसमें, तो वो इन्वेस्टिगेशन के दौरान ही वो सेक्शन हट भी जाएगा। तो एफआईआर और चार्जशीट जब इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट होने के बाद आप कोर्ट की तरफ भेजते हैं पूरी रिपोर्ट को, पूरी इन्वेस्टिगेशन जो आपने किया है, क्या सबूत आपके फाइल पर आए हैं, कभी कभी उसमें डिफरेंस भी होता है। डिफरेंस इन्वेस्टिगेशन या तो कुछ ऐड होगा या तो कुछ घटा होगा, और कभी कभी जो एफआईआर में आई है बातें उसको एविडेंस के जरिए पुष्ट कर दिया गया है, वो चार्जशीट बन जाती है। बिल्कुल, तो ये नेचुरल फ्लो है, फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट टू फाइनल इंफॉर्मेशन, FIR, दोनों में FIR, चाहे फर्स्ट हो या फाइनल हो। ठीक है। बट सर आपने शायद देखा भी होगा, क्योंकि आप इस अपनी जो सर्विस में 35 साल से हुई, कई स्टेट पुलिस में ऐसा देखा जाता है कि वो पॉलिटिकली इन्फ्लुएंस में आ जाती हैं, क्योंकि हमने देखा है कि ब्यूरोक्रेट्स काम किसके नीचे करते हैं, पॉलिटिशियन के नीचे करते हैं। अगर कोई पुलिस किसी भी बड़े ऑफिसर के पास ऊपर से फ़ोन आता है, हम कहते हैं कोई स्टेट के मान के चलते हैं कि उस स्टेट का जो भी मिनिस्टर होगा, जो होम मिनिस्ट्री जिसके अंडर होगी, तो आपको नहीं लगता कि वो केस को बदल सकता है? नहीं, ये देखो मैंने अभी क्या बताया, एक सीक्वेंस क्या है, ऑफेंस हुआ, उसकी रिपोर्ट हुई, रिपोर्ट के कंटेंट्स के बेस पर सेक्शन लगे, ठीक है, तो उसमें कोई फोन या कोई सिफारिश क्या करेगी? नहीं कर सकती। नो, नॉट एट ऑल। अच्छा, उसकी संभावना ही नहीं है, बिल्कुल भी, मतलब नो। अगर ऐसा होता तो बहुत बड़े नाम, क्योंकि बड़ी लंबी चेन है, लंबी चेन, बहुत सारे धुरंधर वो एक दिन के लिए भी अंदर नहीं गए होते, लेकिन बहुत महीनों और सालों तक वो लोग अंदर चल रहे हैं। कई सारे लोग इस तरह के हैं जिनका प्रभाव बहुत खूब है। तो जो नेगेटिव नरेशन बना हुआ है कि पुलिस वाले पैसे लेके स्टेटमेंट चेंज कर सकते हैं या अपने केसेस में मतलब क्या है कि वो सेक्शंस वगैरह चेंज करने का दम रखते हैं, वो सब फॉल्स नरेशन है ऑब्वियसली। ठीक है, अगर हम सीक्वेंस को एक बार समझ ले तो गुंजाइश ही नहीं है। बिल्कुल, जैसे सर ने ऑलरेडी आपने बताई दिया। तो सर ये तो हो गई मोटी मोटी बात, हमने क्राइम के बारे में बात की, जो एट अ टाइम पे कहते हैं कि ज़्यादा चीज़ें लाइमलाइट में रहती है, जो हमें सुनने में आता है। तो हमने मोस्टली इन चीज़ों पर बात कर लिया कि तिहाड़ जेल की ज़िंदगी कैसी रहती है, जैसा आपने बताया कि रहती है, वो उस माइंड सेट के रहते हैं। अब आते हैं थोड़ी सी पर्सनल ज़िंदगी पे एक पुलिस वाले की। सर ये कहते हैं कि जब कोई इंसान पुलिस की वर्दी पहन लेता है, उसकी पर्सनल लाइफ ख़त्म हो जाती है। तो 35 साल से आप दिल्ली पुलिस में सेवा दे रहे हैं, तो आपका क्या कहना है इस पे? आपका क्या ऐसा एक्सपीरियंस रहा है? वर्क लाइफ बैलेंस इसको ऐसा कहते हैं आप। आप देखो, फैमिली अलग जगह है, आपका घर है, प्रोफेशन आपका ऑफिशियल दूसरा घर है। आप कितने सफल प्रोफेशनल है या कितने सफल आप क्या कहना चाहिए एक परिवार चला पाते हैं, वो इस बात पर निर्भर करता है कि दोनों को आप मिक्स ना होने दें, बैलेंस लेके चले। नहीं, दोनों को बिल्कुल दोनों के बीच में एक अच्छी खासी दीवार बना के रखें। ठीक है। अगर मैं कई बार ये कहता हूं कि अगर आप फैमिली की बातें ऑफिस में चर्चा करते हैं या ऑफिस की चर्चा आप घर पर जाकर करते हैं, तो इट मीन्स कि आप डिस्टर्ब है। बिल्कुल। तो हमें इस तरह से करना होगा। यहाँ पे मैं जो मेरी बॉडी लैंग्वेज आपको बता रही होगी कि फैमिली बहुत महत्वपूर्ण है। बिल्कुल। आपकी लाइफ का बहुत बड़ा हिस्सा अपने फैमिली के साथ है, वो आपको अफेक्ट करते हैं, आप उनको अफेक्ट करते हो, एक दूसरे के साथ आप रेल की पट्टी की तरह रहते हैं, साथ साथ चलते हो। प्रोफेशन वो आपकी रोजी रोटी है, उसकी वजह से आपका परिवार चलता है। तो दोनों का स्वस्थ रहना बहुत जरूरी है। बिल्कुल।
और स्वस्थ आप किसको कहते हैं? कि स्वस्थ हम उसको कहते हैं कि जहाँ बैलेंस हो कंटेंट्स का, कि जहाँ जो होना चाहिए वो सही जगह पर और सही समय पर आप कर रहे हैं। जो फैमिली की रेस्पॉन्सिबिलिटी है, सही समय पर आप सही काम करें। इस तरह जो प्रोफेशनल रेस्पॉन्सिबिलिटी है, उसको सही समय पर और सही जगह पर आपको क्या करना है, ये पहचान होनी चाहिए। बिल्कुल। और इन दोनों ही मामलों में जो बहुत महत्वपूर्ण एक फैक्टर है वो है सेंस ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है। अगर आपके अंदर ये एक सॉफ्ट स्किल, ये सबसे इम्पोर्टेंट सॉफ्ट स्किल मैं कहना चाहूँगा कि अगर आपके अंदर सेंस ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी है तो आप फैमिली भी अच्छे से चला पाओगे, आप प्रोफेशनल फ्रंट भी ठीक से चला पाओगे। अगर आप सेंसिबल नहीं है, अगर आपके अंदर सेंस ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है तो न आप प्रोफेशनल फ्रंट पर कामयाब रहोगे, ना फैमिली फ्रंट पर कामयाब रहोगे। एक एग्जांपल मैं लेना चाहूँगा। बिल्कुल। बहुत सारे लोग इस व्यवस्था में शराब का नशा करते हैं, आप सहमत होंगे। बिल्कुल। तो आप मुझे बताइए कि वो फैमिली के लिए ठीक है या प्रोफेशन के लिए ठीक है? दोनों के लिए ठीक नहीं है। दोनों के लिए ठीक, बिल्कुल। तो हमें ये लाइन बना लेनी चाहिए हम सबको। देयर आर सर्टेन डूज जो हमें हर हाल में करने हैं, देयर आर सर्टेन डोंट्स आल्सो जो हमें बिल्कुल नहीं करने हैं। बिल्कुल। इसी तरह फैमिली की बात फैमिली में, प्रोफेशन की बात प्रोफेशन में, और आप कुछ दिन बाद जैसे आपकी शादी होगी तो मदर की बात वाइफ को नहीं बतानी है, वाइफ की बात मदर को नहीं बतानी है। तो सर ने काफ़ी अच्छी सलाह दी है कि कैसे अपने घर की लाइफ भी बैलेंस रखनी है, कि वाइफ की बात मदर को नहीं बतानी और मदर को वाइफ की बात नहीं। ठीक है सर, ये तो काफ़ी वैल्यूएबल इंसाइट दिया है। तो सर एक चीज़ जो मैं आपसे पूछना चाहूँगा, पता नहीं आपको पता है या नहीं पता ये बात, दिल्ली पुलिस में आपको वेद व्यास के नाम से जाना जाता है, तो ऐसा क्यों है? और ये बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है। अच्छा। एक बार किसी मैगजीन से कोई मेरे पास आए थे। ठीक है। तो उन्होंने मेरे से वेद व्यास के बारे में पूछा। अच्छा। तो मैंने बताया कि उनको व्यास तो इसलिए कहा जाता है कि उन्होंने हमारे पूरा जो स्क्रिप्चर्स है उन सबको उन्होंने कॉन्फ़िगर किया था। अच्छा। मतलब जो उसका क्रेडिट उनको जाता है, इसलिए उनको व्यास कहा जाता है। अच्छा। वेद ज्ञान। तो उसके बाद उन्होंने कहा कि मेरे से पूछा कि आपकी एक बुक है गीता रस, मैंने कहा हाँ है। उन्होंने कहा कि आपने दिवात्मक दर्शन लिखा है, मैंने कहा हाँ लिखा है। फिर उन्होंने कहा कि आपने भजगोविंदम भाष्य कुछ करके लिखा है, कि हाँ लिखा है। तो उन्होंने मुझे कहा कि हमारी मैगजीन में एक आर्टिकल छपा है और जिसमें लिखा है कि दिल्ली पुलिस के वेद व्यास डॉक्टर राकेश कुमार सत्यश्री। तो उसके बाद क्या हुआ कि कई जगह जब मैं क्लास लेने जाता हूँ तो वो मुझे इस तरह से इंट्रोड्यूस करने लगे कि आज हमारे बीच में है दिल्ली पुलिस के वेद व्यास। अच्छा। अच्छा। तो ये इस तरह की कुछ स्टोरी है। अच्छा। तो ठीक है, अच्छा लगता है। और लिटरली वेद व्यास जी के प्रति मेरी बहुत श्रद्धा है, मेरे मन में बहुत सम्मान है कि जो चीज़ें इस तरह बिखरी पड़ी थी हमारे यहाँ, उन्होंने उस तरह से उसको इस देश को जो दिया है, उनका नाम के साथ भी जो श्रद्धा और सम्मान उमड़ता है वो शब्दों में वर्णित नहीं किया जा सकता। बिल्कुल सर, बिल्कुल। मैं टोटली आपके साथ हूँ इस बात पे। सर 2-3 क्वेश्चन ऐसे थे जो मुझे रिमाइंड हो रहे हैं। सर ऐसा बोला जाता है कि कुछ समय तक सिस्टम में काम करके एक पुलिस वाला उससे तंग होके फाइनली लास्ट में जाके करप्ट बन ही जाता है, इस बात पे सच्चाई है? 2 तरह के बीज हो सकते हैं। अच्छा। एक तो वो बीज है जैसे गेहूं का या चने का कुछ भी हमारे घरों में होता है, कि वो 1 साल बाद भी उसको आप बोएंगे, उसमें से अंकुरित हो जाएगा नमी और हवा मिलने के बाद। एक वो होगा जो भुन गया है, समझ रहे आप, जो भुन गया है, उसको आप बाद में नमी दे या उसको आप हवा में भी रखे या लाइट भी दे तो वो उस पर प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो यही किस्म लोगों की होती है। ठीक है। कि जिसके अंदर वो अंकुरन है उसकी संभावना तो हमेशा रहेगी। बिल्कुल।
ये इस बात पर भी निर्भर करता है कि आप किस मोटिव के साथ इस विभाग में आए हो। देखो यहाँ बहुत महत्वपूर्ण बात यह है कि जब आप कहते हो कि आप क्या करते हो, कोई कहता है मैं खेती करता हूँ, कोई कहता है बिजनेस करता हूँ, हम लोग कहते हैं हम सर्विस करते हैं। क्या करते हैं? सर्विस करते हैं। तो ये सर्विस शब्द बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आप सर्विस करने आए हैं और आपके तन मन में सर्विस सेवा का भाव है, तो फिर ये चीजें आपको डिस्टर्ब नहीं करेगी, ये चीजें आपके लाइफ में एंट्री नहीं करेगी। लेकिन आप सेवा का चोला पहन के और अंदर कुछ दूसरी चीजें आप रख के आए हैं बीज रूप में, तो जैसे ही वो नमी और थोड़ी हवा मिलेगी तो वो अंकुरित हो जाएगी। तो यही बात इन लोगों पर निर्भर करती है कि आप किस भाव के साथ आए हैं। बिल्कुल। आपका स्वभाव क्या है? जो आपका स्वभाव है, जैसे वो प्रभाव से एंडोर्स होगा तो आप बदल जाएंगे। लेकिन अगर आपका स्वभाव ठोस है तो आप पर प्रभाव नहीं पड़ेगा। ठीक है। इसी को अगर हम फर्दर करना चाहें तो मैं ये कहना चाहूँगा कि जो लोग उस लालच में आ जाते हैं, एक दिन जरूर ये एहसास होता है कि आपने जो रास्ता चुना था वो ठीक नहीं था। लेकिन जिंदगी आपको यू टर्न का अवसर नहीं देती, मौका नहीं देती। क्योंकि आप 25 साल के हो तो 25 साल के थे, आप 35 के हो तो 35 के हो, 45 के हो तो 45 के हो, तब आपके पास पश्चाताप के अलावा और कुछ नहीं होता। बिल्कुल साहब। इसलिए जो भी साथी इस वार्ता को सुन रहे हैं वो अपने अंदर झांके, एक बार अंतर्मुखी होकर गहरे लंबे सांस लेकर अपने जीवन से संबंधित कुछ ठोस फैसले लेने का प्रयास करें। बिल्कुल। ताकि बाद में पछतावा ना हो। सर ने काफ़ी गहराई की बात बोली है कि हमें सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन करने की ज़रूरत है, और वो सिर्फ सर्विस वालों के लिए भी नहीं है। मेरे हिसाब से हर इंसान को सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन करना चाहिए कि वो अपने अंदर क्या सही कर सकता है। सर एक चीज़ और है कि ये बोला जाता है कि पुलिस वालों की जॉब 24/7 की होती है, और उसमें आपने अभी थोड़ी देर पहले बोला था कि वर्क लाइफ बैलेंस रखना ज़रूरी होता है। तो क्या इस बात में भी सच्चाई है? क्या ये है 24 घंटे की नौकरी जैसे जो बोला जाता है दिल्ली पुलिस की? देखो, जहाँ आप सर्विस कह रहे हैं, हाँ, ये सर्विस इस तरह की है, ये तो नहीं होगा कि आप 24 घंटे राइफल लेकर खड़े हो। बिल्कुल। आपके घर में वॉशिंग मशीन है ना? बिल्कुल। आपकी वॉशिंग मशीन कभी, इसलिए वो आपकी सेवा के लिए है। बिल्कुल। आप दिन के 10 बजे कपड़े डाले वो चलेगी, आप रात के 10 बजे डाले तो चलेगी, आप रात को 3:30 बजे उसमें कपड़े डाले वो अपना काम करेगी। यही बात हम पर लागू होती है। अच्छा। कि आपको हमेशा उस तरह रेडी रहना होगा, जैसे कि मैंने वॉशिंग मशीन का एग्जांपल दिया। अटेंटिव। बिल्कुल नहीं, यहाँ अटेंटिव नहीं, अटेंशन आपको डिस्टर्ब कर सकता है। बहुत अटेंटिव आप बहुत देर तक नहीं रह सकते। अवेयरनेस, मैं इसको कहना चाहूँ, रादर अवेयरनेस इज आई थिंक एडुकेट वर्ड। ठीक है। कि आपको ये अवेयरनेस रहनी चाहिए कि आप 24/7 आप ड्यूटी पर है, बट इसका अर्थ ये नहीं है कि आप हमेशा राइफल लेकर खड़े हैं। इस तरह की सोच के, मतलब आप अगर ये मान के चलते हैं कि आप कभी भी, आपको बुलाया जा सकता है, आप कभी भी, आपकी आवश्यकता पड़ सकती है। देखो, अगर आपकी आवश्यकता पड़ रही है तो इसमें आपका महत्व है। अगर आपकी आवश्यकता ही नहीं है किसी को, तो इसमें आपका कोई महत्व नहीं है, ना कोई मानता है। इसको अगर हम इस तरह से लेते हैं तो कई बार लंबे आवर्स हो जाते हैं ड्यूटी के, तो आपको महसूस नहीं होगा, बोझ नहीं लगेगा, महत्वपूर्ण है आप। बिल्कुल। और अगर आप कामचोरी वाली दिशा में चले जाए, वीकेंड की वेट करें, तो फिर आप ना तो ड्यूटी एंजॉय करेंगे और नहीं आपको बहुत अच्छा आउटपुट दे पाएंगे। बिल्कुल सर। मैं अपने बारे में आपको बताऊं, मैं कभी वीकेंड की वेट नहीं करता। अच्छा। बहुत सारे लोग सैटरडे संडे का पता नहीं क्या क्या सोचते रहते हैं। नो, बस 7 दिन ये किसने व्यवस्था दी है? हमने तो दी है। हमने दी है। हाँ। और इन सबसे शानदार एग्जाम्पल आप हमेशा याद रखिए कि हमारी बॉडी अपने आप में एक बहुत बड़ी व्यवस्था है। बिल्कुल सर। इसमें एक ऐसा ऑर्गन है, जब आप पहली बार चिल्लाए थे, डेट एंड टाइम ऑफ बर्थ, आप रोए चिल्लाए थे, तो आप क्यों चिल्लाए थे, क्यों रोए थे आप? क्या आपके लंग्स
गुब्बारे की तरह ओपन हो गए थे। ओपन हो जाए। उसके साथ आपकी हार्ट फंक्शनिंग शुरू हुई थी। उसके बाद आप बता सकते हैं उसने कब रेस्ट किया था? रेस्ट कर ही नहीं सकते फिर तो हार्ट, और हमारे अंदर है। बिल्कुल सर, सहमत। एक सेकंड तो हम अपने आप को ऐसा बना सकते हैं कि सेवा भाव, कभी चिल्लाता नहीं, कभी आरोप कुछ नहीं, और अगर हम इसको ठीक ठाक से रखें तो खूब साथ देता है। बिल्कुल सर, 80-90 साल तक साथ दे सकता है। ठीक है। ये तो रही बात सर, हमने काफ़ी चीज़ों पे बात की सर। एक जो लास्ट जो मेरे माइंड में जो क्वेश्चन है, और ये जानना भी ज़रूरी है, कई बार हम बात करते हैं ह्यूमन राइट्स की। ह्यूमन राइट्स की हम जब बात करते हैं तो अक्सर सवाल दिल्ली पुलिस पे ये आता है कि कई केसों में वो एनकाउंटर कर देती है, जहाँ पे वो उसके राइट्स को इग्नोर कर देती है। बट कभी कभार जब मैं सोचने पे आता हूँ तो मैं ये सोचता हूँ कि दिल्ली पुलिस के इंडिविजुअल्स की भी तो लाइफ है, क्योंकि कई बार वो ऐसी सिचुएशन में होते हैं कि उनके पास कोई दूसरा रास्ता होता नहीं है। तो क्या सच में एनकाउंटर करती है दिल्ली पुलिस? ये तो एक हिस्ट्री है अपने आप में कि बहुत सारी ऐसी स्थिति बनती है कि जहाँ भाई कानून भी आपको सेल्फ डिफेंस बिल्कुल की पूरी छूट देता है। और दिल्ली पुलिस हमारा इतना रेस्पॉन्सिबल डिपार्टमेंट है, सब लोग इतने जिम्मेदारी से काम कर रहे हैं, ये व्यवस्था तभी तो चल रही है। 3 करोड़ लोग कितने ठीक ठाक रह रहे हैं। हम पर भरोसा कर रहे हैं तभी तो सब चलता है ना। बिल्कुल सर, अच्छा लगता है। 3 करोड़ लोगों में कोई 2-4 लोग इस तरह के हो जाते हैं जो हमारे इन लोगों के लिए खतरा हो सकते हैं, जानलेवा खतरा हो सकते हैं। बिल्कुल, तो तब एनकाउंटर होते हैं। अन्यथा हम तो जीवन रक्षा का प्रयास करते हैं, जीवन सुरक्षा की गारंटी देने की कोशिश करते हैं। हाँ जी सर। लेकिन कभी कुछ सालों में, बहुत यूजुअल ऐसा नहीं है कि रोज एनकाउंटर होते हो, कभी ऐसी स्थिति बनती है तो सेल्फ डिफेंस में कुछ भी करना जायज होगा। बिल्कुल, वो हुआ है, यहाँ भी होता है। और हमारे देश में देखो कानून का उस तरह का राज है, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, इन सब की गाइडलाइंस है, डिपार्टमेंट के स्टैंडिंग ऑर्डर्स है कि उन सब का पालन, कहीं भी कोई चूक ना हो, कोई गलती ना हो जाए, कोई गलती ना कर बैठे कि जब आपकी जान जोखिम में आ गई हो तो सेल्फ डिफेंस उसको कहेंगे आप, सेल्फ डिफेंस में एनकाउंटर होते हैं। अच्छा, अदरवाइज कोई ऐसा नहीं कि आप किसी की जान लेने की ऐसे प्रयास करें। अच्छा, ठीक है, ऐसा बिल्कुल नहीं सर। दिल्ली में एक बड़ा फेमस एनकाउंटर हुआ था बाटला हाउस, तो काफ़ी इसके ऊपर न्यूज़ चली थी उस टाइम पे। तो मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि वो एग्जैक्टली था क्या? दो किसी इंटेलिजेंस इंफॉर्मेशन पर हमारे जाबाज इंस्पेक्टर मोहनचंद शर्मा है। अच्छा, अगर मैं मेमोरी मेरी कोल काम कर रही है, उनके साथ अपने इंस्पेक्टर मोहनचंद शर्मा का नाम जुड़ा था और उस घटना में शहीद हुए थे। ओके। और एक पुलिस के ऑफिसर किसी घटना में शहीद हो जाए तो उस पर सवाल उठाना कितना जायज होगा? बिल्कुल था। ये अपना आप में बहुत मार्मिक है। ये हमारे लिए एक ऐसी क्षति हुई थी जिसकी पूर्ति नहीं हो सकती। और आपने बाटला हाउस एनकाउंटर की चर्चा की है, ये घटना आई थी कि 2008 की है। अच्छा, ठीक है। और 2008 में जो हमारे वो इंस्पेक्टर साहब जो हमारे साथी थे, अब 2025 है, वो इस वर्ष सितंबर महीने में रिटायर होते हैं। अच्छा, ये तो बड़ा कोइंसिडेंस है कि आज इसी साल हम इस पे बात भी कर रहे हैं। तो 17 साल पहले। और एक जो सब इंस्पेक्टर भर्ती होता है वो नॉर्मली एसीपी या उसके आसपास रिटायर होता है, तो वो आधी सर्विस उनकी तो बीच में छूट गई। और मुझे अच्छी तरह याद है कि उस नेक्स्ट ईयर की जो हमारी डायरी, जो पुलिस की डायरी छपती है, उसके पहला पेज वो इंस्पेक्टर मोहनचंद शर्मा को समर्पित था। अच्छा, ये दुखद पहलू है कि इस तरह की घटना पर भी बहुत सारे लोग कुछ सवाल उठाते हैं, लेकिन आप क्या सोच सकते हो कि फेक एनकाउंटर हो, उसमें हमारा ही जवान, हमारा ही कोई अधिकारी शहीद हो जाए? तो इस तरह की अगर कोई मिथक है तो ये निंदनीय है, त्याज्य है। बिल्कुल। दिल्ली पुलिस
इस तरह का जो भी प्रयास करती है वो देश हित में। एनकाउंटर जैसी कोई बात होती है तो वो तभी होती है। एनकाउंटर कभी भी प्लान करके एनकाउंटर नहीं होता, मैं ये क्लियर करना चाहूँगा। हम किसी भी अपराधी को जिंदा पकड़ना, क्योंकि हमें एविडेंस बेस्ड प्रोसेस हमारी होती है। बिल्कुल सर। और ऐसे में अगर जो मेन एविडेंस है वही ख़त्म हो जाए तो हमारी इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस के लिए ये एक आघात भी होता है। बिल्कुल। तो हमारा भरपूर प्रयास ये रहता है कि हम किसी अपराधी को जिंदा पकड़ पाए। लेकिन अगर वहाँ हालात ऐसे बन जाए कि वहाँ हमारे स्टाफ या हमारे किसी अधिकारी या किसी पुलिसकर्मी की जान जोखिम में पड़ जाए और कोई रास्ता ना हो, तो तब इस तरह के जिसे हम तथाकथित एनकाउंटर कहते हैं, सेल्फ डिफेंस में कुछ ऐसे हादसे होते हैं कि जहाँ दूसरे पक्ष की जान चली जाती है और वो मीडिया की हेडलाइन बन जाती है। लेकिन हमारा प्रयास कभी ऐसा नहीं होता। बिल्कुल। एनकाउंटर जैसा कोई प्लान नहीं होता, ये मैं कहना चाहता हूँ। ठीक है। तो सर काफ़ी कुछ जानने को मिला आज के इस पॉडकास्ट में। हमने हर उस पहलू पे बात की जिसके ऊपर एक नेगेटिव नरेशन था, और आपने जिस हिसाब से हमारी जनता को आपने अपने आंसर से रूबरू करवाया कि एक्चुअल में सिचुएशन क्या होती है। तो सर पॉडकास्ट ख़त्म होने से पहले आप हमारी जनता को कोई मैसेज देना चाहोगे? मैं ये मैसेज देना चाहूँगा कि आपकी महानता या आपका महत्व इस बात में है कि आप कितने बड़े सेवक हो सकते हैं। आप इस व्यवस्था में क्या सेवा दे सकते हैं, आप इस व्यवस्था में कितना योगदान दे सकते हैं। योगदान अंग्रेजी में कंट्रीब्यूशन कहते हैं। योगदान आप जो दे सकते हैं, और थ्योरी ऑफ कर्मा ये कहती है कि जो आप व्यवस्था को देते हैं वो लौट कर आपके पास आता है। बिल्कुल। तो जो इस व्यवस्था में आपका योगदान है वही वास्तव में आपकी उपलब्धि है। बिल्कुल सर। तो कभी आप ये मत सोचिए कि मैं कुछ उपलब्धि पाने का प्रयास करता हूँ, तो ऐसा कुछ नहीं होता। आप क्या योगदान देते हैं, तो आपका फोकस इस बात पर होना चाहिए कि आप इस व्यवस्था को क्या दे पा रहे हैं। थ्योरी ऑफ कर्म आपको वापस करेगी। ठीक है। तो ये सर ने काफ़ी बड़ी बात बोली। तो आज का पॉडकास्ट हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। और इस पॉडकास्ट में आज हमने जाना कि एक पुलिस वाले की ज़िंदगी कितनी ज़्यादा चुनौतियों से भरी रहती है, जिसमें इनको 24 आवर्स तक अटेंशन देना पड़ता है, अपनी पर्सनल लाइफ को भी इनको बैलेंस करना पड़ता है, और कैसे ये और भी चुनौतियों से लड़के हमें एक सुरक्षा प्रदान करते हैं। तो अगर आपको आज का पॉडकास्ट पसंद आए तो प्लीज़ अपने दोस्तों में शेयर करना और अवेयरनेस फैलाना। थैंक यू सो मच।